अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है अंतुल हयात और यह है अंतुल हयात का सीज़न नंबर 2 और इसको लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। और आज है इस नावल की 5वीं किस्त यानी कि 5th एपिसोड बनती है। और नावल शुरू करने से पहले जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइए चैनल को, ठीक है। तो आइए हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। देखते हैं जी हमने नावल कहाँ पे स्टॉप किया था। जी, सुबह का उजाला पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। मामूल के मुताबिक हवेली के मुलाजिम हवेली की सफाई सुथराई करने में मसरूफ थे। मुस्तफ़ा खानज़ादा और महर के साथ कल की रात इबादत पर भी बहुत भारी गुजरी थी। इबादत जो बहरोज खानज़ादा को लेकर नन्हे नन्हे ख्वाब देखने लगी थी, कल रात इसके ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। कहने को बहरोज खानज़ादा ने उससे अपना हक लिया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि अपना हक वसूल करने के चक्कर में वो इबादत को तोड़ चुका है। बहरोज खानज़ादा शर्ट लेस अपने कमरे की बालकनी में खड़ा रेकिंग पर हाथ रखे जरा सा नीचे को झुका गुमसुम खड़ा था। अंदर कमरे में इबादत की सिसकियां उसे बालकनी तक साफ सुनाई दे रही थी, जो उसे कर्ब में मुब्तला कर रही थी। इबादत का पूरा वजूद दर्द कर रहा था, उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बेसद वो बेसुध पड़ी बेड पर अपनी हालत पर आंसू बहा रही थी, जो इस इंसान ने की, जिस पर वो आंख बंद करके एतबार करने लगी थी, जिसके एक मैसेज पर वो दौड़ी चली आती थी। आज उसी इंसान ने इबादत की तकलीफ की परवाह किए बगैर सिर्फ अपनी मनमानी की। इबादत अपने दुखते वजूद को लिए आहिस्ता से उठी और कपड़े पहनने लगी। नजरें इधर उधर दौड़ा कर सोफे पर पड़ा उसने अपना दुपट्टा उठाया और लरजते वजूद से वो बहरोज खानज़ादा के कमरे से निकल गई। बहरोज खानज़ादा ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जरा सी गर्दन मोड़कर इबादत की पुश्त को देखा। इबादत कमरे से निकलकर दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलती अपने कमरे में आ गई। सच शुक्र इस वक्त वहां कोई मुलाजिम नहीं था, वरना इबादत को इस हुलिये में देखकर सुबह तक ये बात पूरी हवेली में फैल जाती। इबादत ने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया और में पैदा करती खुद में हिम्मत पैदा करती वो सीधा वॉशरूम गई। शावर ऑन करके वो कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी हो गई। आंसू ज़ारो कतार उसके गाल भिगो रहे थे। शावर के पानी में उसके आंसू मिक्स हो रहे थे। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, आपने मेरा भरोसा तोड़ा। यह सुकून था आपका, जिसके लिए हर रात आप मुझे अपने पास बुलाते थे, और मैं बेवकूफ़ आपकी हवस को मोहब्बत समझ बैठी। कोई मोहब्बत नहीं करते आप मुझसे, आपने बस मेरे वजूद से अपनी हवस पूरी की। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। आप मेरे महरम हो, आपका हक था मुझ पर, लेकिन क्या मेरी मर्जी कोई अहमियत नहीं रखती थी आपके आगे? आपने तो कभी मुझसे कहा ही नहीं कि आपको मुझसे मोहब्बत है, फिर भी मैं बेवकूफ़ आपके इशारों पर चलती रही। इबादत ने कर्ब से सोचा और वहीं फर्श पर दोजाना बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बहरोज खानज़ादा अपने कमरे में आया तो बेड की तरफ देखा, जहां कल रात उसने इबादत की मर्जी के बगैर उससे अपना हक वसूल किया था। अगर वो रुखसती तक रुक जाता तो क्या था, अगर वो इसका भरम रख लेता क्या था, अगर वो उसकी बात मान लेता। इबादत कितना रोई, उसने कितनी मिन्नतें की, पर बहरोज खानज़ादा ने उसकी एक ना सुनी। बहरोज खानज़ादा पर उस वक्त जुनून सवार था। कल रात वो कितना खुश थी। बहरोज खानज़ादा ने उसके कहने पर शलवार कमीज पहनी और इसी रात बहरोज खानज़ादा ने इबादत के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली। बहरोज खानज़ादा ने बेड पर बैठकर सर हाथों में थाम लिया। वो अब अपने किए पर पछता रहा था, पर अब पछताने का क्या फायदा, वक्त हाथों से निकल गया था। क्या अब इबादत उससे पहले जैसी मोहब्बत करेगी, इस पर पहले जैसा एतबार करेगी, इसके एक मैसेज पर बिना वक्त देखे दौड़ी चली आएगी, उसके लिए मोहब्बत से नाश्ता बनाएगी, मोहब्बत से उसे कहेगी कि बहरोज आप शलवार कमीज पहने? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहरोज खानज़ादा से मोहब्बत करने वाली इबादत को उसने कल रात अपनी हवस से मार दिया था। आंसू टूट कर निकले और बहरोज खानज़ादा के गाल भिगोते गए। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे, सिवाय उल्फत और इबादत के। अस्सलाम वालेकुम, बहरोज खानज़ादा ने धीमी आवाज में सबको सलाम किया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। आज उसकी आवाज में वो चहक नहीं थी जो हुआ करती थी। वालेकुम अस्सलाम, बलाज खानज़ादा ने सलाम का जवाब दिया और फिर से नाश्ता करने लगा। बहरोज खानज़ादा ने डाइनिंग टेबल पर नजरें दौड़ाई तो इबादत कहीं नहीं थी।
शायद किचन में हो। बहरोज खानदादा ने सोचते खुद को तसल्ली दी। बाबा, हारिब नहीं आएगा, उसने कल कहा था। वो अब ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। अरूब ने बालाज खानदादा से कहा कि शायद वो हारिब को फोन करके बुलाए और फिर से अरूब की जिम्मेदारी सौंपे। उसका निकाह भी है और बहुत जल्द वो डॉक्टर भी बनने वाला है, शायद इस वजह से। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई और भरोसेमंद ड्राइवर का बंदोबस्त करता हूँ। अरूब ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। बालाज खानदादा के जवाब पर उसने मायूसी से सर हिला दिया। बड़े पापा, शादी की डेट कौन सी है? मुस्तफा ने बलाज खानदादा से बहरोज और इबादत की शादी की तारीख पूछी। खैरियत? बलाज खानदादा ने नाश्ता करते पूछा। जी, मुझे टिकट कंफर्म करनी है और मैं शादी के बाद की टिकट करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बता दें ताकि मैं बाद में टिकट करवा लूँ। मुस्तफा की बात पर महर के अंदर क्षण से कुछ टूटा। उसने डबडबाई आंखों से मुस्तफा की तरफ देखा। ठीक है, कल तक डेट फिक्स कर लेते हैं, फिर तुम टिकट करवा लेना। बलाज खानदादा ने नैपकिन से हाथ साफ किए और उठकर चला गया। महर की नजरें अब भी मुस्तफा पर थी और मुस्तफा खुद पर महर की नजरों की तपिश बखूबी महसूस कर रहा था, पर वो कमाल महारत से नजरअंदाज कर रहा था। गुड़िया नाश्ते पर क्यों नहीं आई? उल्फत, गुड़िया का बुखार कम हुआ? उल्फत हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़े आ रही थी जब महबूब खानदादा ने बेचैनी से पूछा, जबकि उसके सवाल पर बहरोज खानदादा ने झटके से सर उठाकर पहले महबूब फिर उल्फत की तरफ देखा। जी, पहले से बेहतर है, मैंने नाश्ता करवा के मेडिसिन दे दी है, अभी वो आराम कर रही है। उल्फत बिता कर किचन में चली गई, जबकि बहरोज खानजादा को बेचैनी होने लगी। मॉम, इबादत को बुखार है? बहरोज खानजादा ने कांपते लहजे में रूप से पूछा। हाँ, उल्फत उसके कमरे में गई तो फर्श पर बेहोश गिरी थी। तुम्हारे बाबा ने डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाया है, अब पहले से बेहतर है। रूप ने नाश्ते के बर्तन समेटते कहा। आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बहरोज खानजादा झटके से उठा और बिना रूप का जवाब सुने इबादत के कमरे की तरफ भागा, जबकि उसकी इबादत के लिए फिक्रमंदी देखकर सबको खुशी हुई थी। अरे, मुझे लगा ये सो रहा है, तभी मैंने उसे नहीं उठाया। रूप मुस्कुराकर बुड़बुड़ाते बहरोज खानजादा के पीछे गई। बहरोज खानजादा ने इबादत के कमरे का दरवाजा खोला तो वो बेड पर खुद में सिमटी सो रही थी। बहरोज खानजादा आहिस्ता से चलता बेड के करीब आया और थोड़ी सी जगह पर बैठ गया। आंखें हल्की सी सूजी हुई थी, चेहरे पर दर्द के आसार थे। वो दवाई के जेरे असर नींद में थी, पर नींद में भी वो वक्फे वक्फे से सिसक रही थी। बहरोज खानजादा का दिल किया वो इबादत को खुद में भींच ले। बहरोज, इबादत ठीक है, फिक्र नहीं करो, मामूली सा बुखार है, उतर गया है। रूप ने बहरोज खानजादा के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी तो बहरोज खानजादा ने नम आंखें उठाकर रूप की तरफ देखा। मॉम प्लीज, उसका ख्याल रखिएगा, बहरोज खानजादा ने भराई आवाज में कहा तो रूप इबादत के लिए बहरोज खानजादा की मोहब्बत देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर उसे खुशी भी हुई थी। हाँ, मैं अपने बेटे की मोहब्बत का ख्याल रखूंगी, रूप ने मुस्कुराकर कहा तो बहरोज खानजादा सर हिलाकर एक नजर इबादत को देखकर कमरे से निकलता चला गया। रूप को कुछ खटका था, लेकिन क्या, उसे समझ नहीं आई। उसने गहरा सांस लेते इबादत का माथा छुआ। बुखार कम हो चुका था। रूप ने इबादत पर कंफर्टर ठीक से ओढ़ाया और कमरे से निकल गई। महर खानी, आपको नीचे लॉन में सरदारनी जी बुला रही हैं। महर कमरे में बैठी अपनी सोचों में गुम थी जब मुलाजमा ने आकर उसे रूप का पैगाम दिया। ठीक है, आती हूँ। महर गहरा सांस लेते खड़ी हो गई। वो नीचे लॉन में आई तो रूप कैन की कुर्सी पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी ममानी, आपने बुलाया? महर के सलाम करने पर रूप महर की तरफ मतवज्जो हुई। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, रूप ने मुस्कुराकर जवाब देते महर को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। महर कुर्सी पर बैठते ही सवालिया नजरों से रूप की तरफ देखने लगी। कल तुम्हारा और मुस्तफा का निकाह हुआ है, तुम खुश हो? रूप के अचानक सवाल पर महर एकदम हिचकिचाहट का शिकार हुई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था रूप उससे इस तरह का सवाल करेगी। जी ममानी, महर ने नजरें नीची करके हिचकिचा कर कहा। तुम चाहती हो मुस्तफा लंदन चला जाए? रूप ने सवालों के दौरान महर के चेहरे पर खोजती नजरों से देख रही थी, जिससे महर मजीद हिचकिचा रही थी। रूप के सवाल पर महर की आंखें नमकीन पानियों से भर गई। उसने फौरन सरनफी में हिला दिया। रूप की नजरों से उसके आंसू छुपे ना रह सके। अगर तुम चाहती हो मुस्तफा लंदन ना जाए तो जो मैं कहूंगी तुम करोगी? रूप ने महर की ठोड़ी ऊपर करके कहा तो महर ने मुश्किल अपने आंसू पीछे धकेले। लेकिन ममानी, वो मुझसे नाराज है, महर ने भराई आवाज में कहा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो तुम्हारा महरम है, तुम्हारा तो काम था कल रात उसे मना लेती।
रूप ने शरारत से कहा, पर महर सदा की मासूम रूप की शरारत समझ ही ना सकी। मैं गई थी मनाने, लेकिन इन्होंने मुझे डांट दिया। महर ने मासूमे से कहा तो रूप को उस पर बेहद प्यार आया। मेरी जान, मर्द जब नाराज होता है तो इतनी आसानी से नहीं मानता। शोहर को मनाने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है। रूप ने उसे आंख मारते शरारत से कहा, स्पेशल? मैं स्पेशल क्या करूं? महर ने पुरसोच अंदाज में कहा, फूल ले जाओ उनके लिए। 4-5 सेकंड सोचने के बाद महर ने खुशी खुशी कहा तो रूप ने गहरा सांस लिया। नहीं, वो फूल से नहीं मानेंगे। रूप बेचारी खुद परेशान होगी, महर को कैसे समझाए? तो फिर कोई गिफ्ट ले लेती। तो फिर कोई गिफ्ट ले लेती हूँ। महर ने एक और आइडिया पेश किया। नहीं महर, मुस्तफ़ा इन तोहफे तहफ़ से नहीं मानेगा। रूप ने झिंझला कर कहा। तो फिर आप ही बता दें मैं क्या करूँ? महर ने नोरनी सूरत बनाकर कहा तो रूप ने शरारत उसकी तरफ देखा, वही जो हर बीवी अपने शोहर को मनाने के लिए करती है। रूप के मुस्कुराकर कहने पर महर ने नासमझी से रूप की तरफ देखा। अब इसे क्या पता बीवियां शोहर को कैसे मनाती हैं? महर का तो पहली बार निकाह हुआ था ना। ये सोच खुद महर की थी। प्यार करके, मोहब्बत से, रोमांटिक बातें करके। रूप ने मुस्कुराकर कहा तो महर का चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया। अगर रो धोकर मुस्तफ़ा के आगे पीछे घूमती रहोगी तो बस फिर मान गया वो। उसे मोहब्बत दो, उसे एहसास दिलाओ कि अब वो अकेला नहीं है, तुम भी उसके साथ जुड़ चुकी हो। उसे अपने प्यार की इतनी आदत डाल दो कि लंदन जाने का ख्याल ही छोड़ दे। रूप महर को समझा रही थी और महर शर्म से सुर्ख पड़ती जा रही थी। ये शर्मो हया भी मुस्तफ़ा को ही दिखाना, रोना तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब आगे जो करना है तुम्हें करना है। अब सोच लेना तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मुस्तफ़ा अब तुम्हारा महरम है और उसे कैसे मनाना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। रूप कहकर चली गई, जबकि महर सोच में पड़ गई। ठीक ही तो कहा ममानी ने, रोती रहूंगी तो रोती ही रह जाऊंगी। पहले खुद भी तो मेरे पीछे पीछे रहते थे ना, मुझे कितना तंग करते थे। अब मैं भी पीछे पीछे रहूंगी और खूब तंग करूंगी। दिल महर दिल ही दिल में मुस्तफ़ा को मनाने के प्लान तरतीब दे रही थी। अब देखना यह है महर किस तरह मुस्तफ़ा को मनाती है, और महर जिस तरीके से मुस्तफ़ा को मनाएगी, इस वक्त मुस्तफ़ा का रिएक्शन क्या होगा। इबादत की शाम 6 बजे आंख खुली। वो जरा सा हिली तो जिस्म में हल्की सी तकलीफ महसूस हुई, जिस वजह से उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। सिसकी निकलते ही कल रात के सारे मनाजिर उसके जहन में फिल्म की तरह चलने लगी। इबादत फूट कर रोने लगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरा मान तोड़ा, मुझे तोड़ा। मैं आपको कभी नहीं बख्शूंगी। मेरी इजाजत के बगैर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। मेरी नजरों से गिर चुके हो तुम बहरोज खानदादा। नफरत हो रही है मुझे खुद से। मैंने तुम जैसे हवस परस्त इंसान से मोहब्बत की, तुम पर एतबार किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इबादत तकिए में मुंह देकर हिचकियों से रोने लगी। बहरोज खानदादा सुबह से हवेली से निकला, अभी तक नहीं लौटा था। वो सबको बिना बताए छोटी हवेली चला गया था। उसने कल रात इबादत के साथ जो कुछ भी किया, अब वो अपने किए पर पछता रहा था। बहरोज खानदादा छोटी हवेली में बाहर गार्डन में लगे झूले पर बैठा कल रात के मुतल्लिक सोच रहा था। इबादत ने उसे कितना मना किया, वो कितना रोई, कितने वास्ते डाले उसने। रो कर, गुस्से से, प्यार से, धमकी देकर उसने बहरोज खानदादा को रोकने की कोशिश की, पर बहरोज खानदादा ने उसकी एक ना सुनी। उल्टा वो कल रात अपने और इबादत के हसीन पल बर्बाद कर गया। वो हसीन लम्हा जिसमें उसने इबादत को एहसास दिलाना था कि बहरोज खानदादा उससे कितनी मोहब्बत करने लगा है। उल्टा कल रात उसके बहकने से इबादत अब उसकी मोहब्बत को हवस समझेगी। बहरोज खानदादा सोच सोच कर पागल हो रहा था। इबादत अब इस पर कभी एतबार नहीं करेगी, कभी उसे माफ नहीं करेगी। क्या था अगर वो कल रात उसका भरम रख लेता, पर नहीं। बहरोज खानदादा उस वक्त बहक गया था और उसने इबादत की मर्जी के बगैर उसे सारी रात अपने बेड पर रखा। कितनी तकलीफ हुई होगी ना उसे अब भी, वो न जाने कितनी तकलीफ में होगी। पर बहरोज खानदादा को उसके दर्द की कहाँ परवाह थी। अगर उसे फिक्र होती तो वो इबादत के साथ कभी भी ऐसा सलूक ना करता। उससे अच्छा तो वो पहले जब इबादत की तरफ देखता तक ना था, वैसे ही रहता। कम अज कम इबादत को पता तो था बहरोज खानदादा ने इस पर मोहब्बत नहीं जताई। उसे इस बात का इल्म तो था कि बहरोज खानदादा को इससे मोहब्बत नहीं है। अब बहरोज खानदादा ने उसे मजीद तकलीफ से दो चार कर दिया था। बहरोज खानदादा ने अपने सर हाथों में थाम लिया। आंसुओं का रेला उसकी आंखों से निकल पड़ा। वो अब पछता रहा था, पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसने खुद अपने हाथों इबादत के भरोसे का खून किया था। उसे बस एक ही बात तकलीफ दे रही थी, वो अब कैसे इबादत का सामना करेगा, किस मुंह से उससे माफी मांगेगा।
हारब बेटा, अगले हफ्ते हवेली में बहरोज साईं और इबादत खानी की रुखसती है। मैं सोच रहा हूँ इनकी रुखसती के बाद तुम्हारा और किरण का निकाह रख लेते हैं। किरण, हारिब, हशमत अली और जरीना दस्तरख्वान पर बैठे रात का खाना खा रहे थे जब हशमत अली हारिब से मुखातिब हुए। दादा साईं, हमारा हवेली की शादी से क्या लेना देना? मैं चाहता हूँ आप 2-3 दिन में हमारा निकाह पढ़वा दें। हारिब ने खुद को नॉर्मल जाहिर किया। अपने निकाह की बात पर किरण के चेहरे पर लाली बिखर गई थी। ठीक है, जैसे तुम राजी। हशमत अली को भला क्या एतराज होना था? नेक काम में देरी कैसे? मैं तो कहती हूँ परसों ही निकाह रख लेते हैं। जरीना ने मुस्कुराकर कहा तो हशमत अली ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। ठीक है, फिर कल तुम सब तैयारी कर लेना, परसों इंशाल्लाह निकाह कर देंगे अपने दोनों बच्चों का। हशमत अली ने भी खुशी से फैसला सुनाया तो हारिब ने मुस्कुराकर किरण की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रही थी। हारिब के देखने पर उसने फौरन शर्म से नजरें झुका ली। मुबारक हो सबको। जरीना ने सबको मुबारकबाद दी। अब हारिब ने किसी भी तरह निकाह की बात अरूब से छुपानी थी ताकि अरूब कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि वो इतना तो जान गया था कि अरूब बहुत जज्बाती है। हारिब फैसला तो कर चुका था और यकीनन इंसान अच्छा ही फैसला करता है, पर किस्मत का पता नहीं क्या मंजूर है। अब देखते हैं हारिब के नसीब में किरण का प्यार लिखा है या अरूब का जुनूनी इश्क। मुस्तफ़ा रात को 11 बजे हवेली लौटा। वो सीधा अपने कमरे में गया। फ्रेश होकर उसने आरामदार ट्राउजर और शर्ट पहनी। कमरे में नाइट बल्ब जलाकर अभी वो बेड पर सोने के लिए लेटा ही था जब उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुस्तफ़ा फौरन उठकर बैठ गया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। मुस्तफ़ा ने अपना वहम समझा और फिर लेट गया। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे उसे फिर अपने कमरे में किसी का एहसास हुआ। मुस्तफ़ा उठकर बैठा और उसने साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया। मुस्तफ़ा ने गौर से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। नजरें दौड़ाते उसकी नजर दोबारा घूमकर खिड़की पर लगे कर्टन पर रुक गई। उसे लगा वहां कोई है। मुस्तफ़ा बेड से उठा और पर्दा हटाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पर्दे के पीछे कोई और नहीं, महर थी जो आंखें बंद किए मुंह में आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। मुस्तफ़ा ने उसे हैरत से देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुस्तफ़ा की चिंगारती आवाज पर महर ने पट से आंखें खोलकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा जो कड़े तेवरों से उसे ही घूर रहा था। मैं, महर ने थूक निकलते बात अधूरी छोड़ी। क्या मैं? मुस्तफ़ा ने फिर गुस्से से पूछा। आपको प्यार से मनाने आई थी, महर ने डरते डरते कहा तो मुस्तफ़ा ने नासमझी से महर की तरफ देखा। मैंने तुमसे कहा था ना तुम इस वक्त मेरे कमरे में नहीं आओगी। मुस्तफ़ा ने महर का हाथ पकड़कर उसे पर्दे से बाहर खींचा। तो फिर किस वक्त आऊं? महर ने अपने हाथ की तरफ देखा जो अब भी मुस्तफ़ा के हाथ में था। महर की नजरों के ताक़ुब में मुस्तफ़ा ने अपने हाथ की तरफ देखा और झटके से महर का हाथ छोड़ दिया। किसी वक्त भी नहीं। और अब जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं गुस्से में तुम्हें कुछ बोल दूं फिर रोती रहोगी बैठकर। जाओ यहाँ से। मुस्तफ़ा ने दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा। पहले तो महर रोने की तैयारी पकड़ने लगी, फिर उसे रूप की कई बातें याद आई। रोकर नहीं, प्यार करके मनाना है। महर ने फौरन अपने उमड़ने वाले आंसू पीछे धकेले। अगर मैं ना जाऊं तो? महर ने हिम्मत करके कहा तो मुस्तफ़ा उसकी दलेरी पर एक सेकंड के लिए हैरान हुआ। तो कल सुबह मैं सबको बता दूंगा कि तुम रोज रात को मुझे आकर परेशान करती हो। मुस्तफ़ा ने उसे जानबूझकर डराया, जबकि मुस्तफ़ा की बात सुनकर महर को सचमुच रोने लगी और खौफ आने लगा। अगर वाकई मुस्तफ़ा ने सबसे इसकी शिकायत लगा दी तो क्या इज्जत रह जाती उसकी? सब उसे मासूम नहीं बदतमीज समझेंगे। ये सोच महर की थी। आपको शर्म नहीं आएगी सबको बताते हुए? महर ने भराई आवाज में कहा। नहीं, जब तुम्हें यहाँ आते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे बताते हुए क्यों आएगी? मुस्तफ़ा को अपना आइडिया कामयाब होता दिखाई दिया। सबको बताएंगे, मैं रातों को आपसे छुप छुप कर मिलने आती हूँ। महर ने गुस्से से नम आंखों से पूछा। हाँ, सबको बताऊंगा, मुस्तफ़ा ने अटल लहजे में कहा। अच्छा, वाकई बताएंगे? महर ने फिर इसी अंदाज में पूछा। हाँ बताऊंगा, सबको बताऊंगा। मासूम दिखने वाली महर रातों को मुझसे छुप छुप कर मिलने आती है। मुस्तफ़ा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर अटल अंदाज में कहा। ठीक है, फिर ये भी सबको बताइएगा, महर ने गुस्से से कहा। क्या? मुस्तफ़ा ने नासमझी से पूछा। अब पता नहीं वो क्या था जो महर चाह रही थी कि मुस्तफ़ा सबको बताए। ये,
महर ने होंठ भींचते कहा और मुस्तफ़ा के शर्ट गिरे बांध से पकड़कर अपनी एड़ियां जरा सी उठाई और इसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुस्तफ़ा खानज़ादा की समझ में ही नहीं आया। वो आंखें खोले हैरत से महर की तरफ देखने लगा, जो आंखें बंद किए इसके होंठों पर अपने नरम होंठों का लम्स छोड़ रही थी। महर के लम्स में अपनी नरमाहट थी, इतनी नरमाहट थी कि मुस्तफ़ा खानज़ादा को लगा वो भी चारों शाने चित कर जाएगा। वो बुत बना अभी भी हैरत में मुब्तला था। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने मदहोश होते आंखें बंद करके अपने होंठों को हल्की सी जुम्बिश दी तो इसकी ज़बान महर के होंठों से लगी। मुस्तफ़ा के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसने अपने हाथ आहिस्ता से उठाकर महर की कमर पर रखना चाहे, पर इसी वक्त महर ने मुस्तफ़ा के होंठों पर जोर से बाइट की और पीछे हो गई। आह! मुस्तफ़ा के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। उसका होंठ फटकर खून का नन्हा सा कतरा उसके निचले होंठ पर चमकने लगा। उसे लगा वो किसी खूबसूरत ख्वाब के ज़ेरे असर था जो एकदम से टूट गया। सुबह ये भी सबको ज़रूर बताइएगा, महर ने लठ मार अंदाज में कहा और मुस्तफ़ा को हैरत में मुब्तला छोड़कर चली गई। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने उंगली से निचला होंठ साफ किया तो हल्का सा खून उसकी उंगली पर लग गया। उसे अपने होंठों पर अभी भी महर के नरम होंठों का लम्स महसूस हो रहा था। मुस्तफ़ा ने हल्का सा मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा। उसका दिल चाहा महर यूं ही उसके होंठों पर अपने होंठ रखती। वो क्यों चली गई? वो मुस्तफ़ा के जज्बात जगाकर खुद चली गई और मुस्तफ़ा को सारी रत जगह सौंप गई। अब कमरे में कोई नहीं था। बेड पर मुस्तफ़ा लेटा करवटें बदल रहा था, पर नींद वो ज़ालिम मनकूहा अपने साथ ले गई थी। महर कमरे में आकर अभी भी अपनी हरकत पर हैरान थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुस्तफ़ा मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे? महर ने बेड पर बैठकर परेशानी से सोचा। सोचते रही जो सोचना है, मैं भी क्या करती? इतनी बार माफ़ी मांगी पर अपना मूड ठीक ही नहीं करते। अगर कल भी इन्होंने मुझे नखरे दिखाए तो और ज़्यादा प्यार से मनाऊंगी, पर लंदन नहीं जाने दूंगी। महर ने पक्का इरादा किया और मज़े से सो गई, पर मुस्तफ़ा अभी तक जाग रहा था। बहरोज़ खानज़ादा रात को देर से हवेली पहुंचा। हवेली में खामोशी का राज था। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। बहरोज़ खानज़ादा कुछ सोचते इबादत के कमरे की तरफ बढ़ा। इबादत के कमरे के बाहर खड़े होकर वो तज़-बज़ का शिकार हुआ कि जाए या ना जाए। अगर चला गया तो इबादत का सामना कैसे करेगा, और अगर नहीं गया तो वो सारी रात बेचैन रहेगा। बहरोज़ खानज़ादा ने गहरा सांस लेते खुद को इबादत के रूखे रवैये के लिए तैयार किया और आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा। बहरोज़ बहरोज़ खानज़ादा ने थोड़ा सा सर अंदर करके देखा तो कमरे में मुलगजा अंधेरा था। इबादत सो रही थी। बहरोज़ खानज़ादा बिना आवाज़ किए कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके दबे पांव बेड की तरफ बढ़ा। इबादत गहरी नींद सो रही थी। बहरोज़ खानज़ादा को सुबह से अब इसकी हालत कुछ बेहतर लगी। उसने हाथ की पुश्त से इबादत का माथा छुआ तो नॉर्मल टेम्परेचर था। बहरोज़ खानज़ादा आहिस्ता से बेड पर इबादत के करीब बैठ गया और उसे यकटक देखने लगा। न जाने कितनी ही देर वो इबादत को देखते अपनी आंखों को सुकून पहुंचाता रहा। वो अपने किए पर पछता रहा था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब वक्त गुजर चुका था। पता नहीं इबादत उसे माफ करेगी या नहीं। ये सोच बहरोज़ खानज़ादा के दिल में दर्द बढ़ा रही थी। वो इबादत से मोहब्बत करने लगा था। उसने सोचा था शादी की पहली रात वो इबादत पर अपने एहसासात अयां करेगा, लेकिन कल रात तो बहरोज़ खानज़ादा उस पर अपनी हवस अयां कर गया। नहीं इबादत, वो मेरी हवस नहीं मोहब्बत थी। बहरोज़ खानज़ादा हवस के नाम पर अंदर ही अंदर तड़प उठा। उसने ज़रा सा झुककर इबादत के गाल पर नरमी से होंठ रखे तो इबादत नींद में ज़रा सा कसमसाई, पर नींद में ही इबादत को अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पट से आंखें खोल दी और झटके से उठकर बैठ गई। बहरोज़ खानज़ादा इबादत के एकदम उठने से हड़बड़ा कर पीछे हुआ। इबादत ने साइड टेबल से लैंप ऑन किया और बहरोज़ खानज़ादा की तरफ गुस्से से सुर्ख आंखें लिए देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? इबादत ने गुस्से से कहा। वो गुस्से में आपसे तुम पर आ गई थी, जो बहरोज़ खानज़ादा को काफ़ी बुरा लगा, पर वो बर्दाश्त कर गया क्योंकि गलती खुद उसी की थी। इबादत, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। बहरोज़ खानज़ादा ने नज़रें झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। माफ़ी? उठो यहाँ से और निकलो मेरे कमरे से। इबादत ने ऊंची आवाज में गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा तो बहरोज़ खानज़ादा ने एकदम घबरा कर इबादत की तरफ देखा।
وہ اونچا بول رہی تھی، اگر کوئی سن لیتا تو بہروز خان دادا سب سے کیا کہتا؟ عبادت آہستہ بولو، بہروز خان دادا نے دھیمے لہجے میں کہا، تم ایسے نہیں مانو گے۔ عبادت کہتے ہی بیڈ کی دوسری سائڈ سے اٹھنے لگی۔ بہروز خان دادا اسے بیڈ سے اترتا دیکھ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ عبادت غصے سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بہروز خان دادا اس کا ارادہ بھانپتے جلدی سے اس کے پیچھے لپکا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا تاکہ وہ چیخ نہ مارے۔ بہروز خان دادا کا ایک ہاتھ عبادت کی کمر پر جبکہ دوسرا عبادت کے ہونٹوں پر تھا۔ عبادت نے خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت شروع کر دی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، پر تم شاید تماشا لگوانے کے موڈ میں ہو، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابھی میں جا رہا ہوں، جب دماغ پر چڑھی چربی تھوڑی اتر جائے تو بتا دینا، میں تم سے ہر طریقے سے معافی مانگنے کے لیے تیار کھڑا ہوں، پر میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ تم حویلی میں اپنا یا میرا تماشا لگاؤ۔ جانے سے پہلے ایک بار پھر تم سے اپنے کل کے رویے کی معافی میں مانگتا ہوں۔ بہروز خان دادا نے اپنی گرے آنکھیں عبادت کی آنکھوں سے تر غصے سے بھری سرخ آنکھوں میں گاڑ کر کہا اور اسے نرمی سے چھوڑ دیا، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ ہاں؟ عبادت کے آنسو گالوں پر لڑکے جسے اسی نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ تم جب تک مجھے معاف نہیں کرو گی میں تم سے معافی مانگتا رہوں گا۔ بہروز خان دادا نے گہرا سانس لیتے کہا، اتنا بنو مت، کل رات میں تمہاری اصلیت دیکھ چکی ہوں۔ میری نظر میں تم ایک گھٹیا اور ہوس پرست انسان ہو، جس نے اپنی ایک رات کی ہوس کے لیے اپنی منکوہا کو، اس کے مان کو رون دیا، اور تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ عبادت کے الفاظوں پر بہروز خان زادہ نے کیسے خود کو اشتعال قابو کیا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ بہروز خان زادہ کو گھٹیا اور ہوس پرست بول گئی تھی۔ آج تک کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی بہروز خان دادا سے اونچی آواز میں بات کر لے، اور آج بہروز خان دادا کی محبت اس کی بیوی اس کے منہ پر اسے گھٹیا بول گئی تھی، اور بہروز خان دادا غصے سے مٹھیاں بھینچے برداشت کر گیا تھا۔ میں جانتا ہوں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور پلیز یہ ڈرامے بازیاں بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ عبادت نے بہروز خان دادا کی بات کاٹتے کہا، ایک منٹ، کہیں آج پھر تم اپنی ہوس پوری کرنے؟ شٹ اپ، میں اگر سن رہا ہوں تو اپنی زبان کو لگام دو۔ بہروز خان دادا نے عبادت کی بات کاٹتے 2 قدم اس کی طرف بڑھ کر انگلی اٹھا کر غصے سے وارننگ دی، اپنا یہ روب اور غصہ کسی اور پر جھاڑنا، اب نکلو یہاں سے۔ عبادت آج بہروز خان دادا سے تمیز کا دائرہ چھوڑ کر بات کر رہی تھی، اور سچ تو یہ تھا بہروز خان دادا کو برا نہیں لگ رہا تھا، بس عبادت کے الفاظ اسے تکلیف پہنچا رہے تھے، پر یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بہروز خان زادہ نے کل رات عبادت کو دی تھی، بہروز خان زادہ کو اس وقت یہاں سے جانا ٹھیک لگا، اس لیے وہ عبادت پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اگر تم میرے شوہر نہیں ہوتے تو میں تمہیں بتاتی، جب ایک لڑکی کا مان، اس کا اعتبار ٹوٹتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پر میں تمہیں کبھی اپنی تکلیفیں نہیں دکھاؤں گی جو تم نے مجھے کل رات دی، کبھی تم سے اپنا درد نہیں بانٹوں گی جو تمہاری وجہ سے مجھے ہوا، کیونکہ تم کل رات میرا مان، میرا اعتبار توڑ چکے ہو۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو بہروز خان زادہ کہ تم سے محبت کی جائے۔ عبادت داروں قطار روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آج کا دن خان حویلی کے مکینوں کو ساری زندگی یاد رہنا تھا، کیونکہ آج خان حویلی میں بالاج خان زادہ نے ایک سخت فیصلہ لینا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے بالاج خان زادہ کے اس فیصلے سے کتنی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے، سب لوگ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے۔ عبادت کا ناشتہ آج بھی اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ویسے تو اس کی طبیعت اب ٹھیک تھی، پر عبادت جان بوجھ کر سب کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کی نظریں بھٹک بھٹک کر مہر پر اٹھ رہی تھیں، جو سر جھکائے خود کو ناشتہ کرنے میں مصروف ظاہر کر رہی تھی، پر مصطفیٰ کی لو دیتی نگاہیں وہ خود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف بہروز خان دادا کا پورا فوکس مصطفیٰ پر تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کرسی پر بیٹھے تھے۔ بہروز خان دادا مڑ مڑ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے پہلے تو محسوس کر کے نظر انداز کر دیا، پھر اس نے تھک کر پوچھ لیا، بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار میری طرف دیکھ رہے ہو؟ کہیں تجھے مجھ میں میری بہن تو نہیں دکھ رہی؟ مصطفیٰ نے ہلکی سی آواز میں بہروز خان دادا سے پوچھا تو بہروز خان دادا نے اسے بدتسی نکال کر دیکھا۔ لالا کچھ خاص نہیں، بس آپ کے نچلے ہونٹ پر جو زخم ہوا ہے وہ جاننے کا تجسس ہو رہا ہے کہ زخم کیسے ہوا۔ بہروز خان دادا نے مسکراہٹ دباتے معصومیت سے کہا تو مصطفیٰ نے بے اختیار اپنا پہلو بدلا۔ اسے کل رات کی مہر کی شرارت یاد آ گئی۔ مصطفیٰ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگا۔ بہروز خان دادا نے بھی جان بوجھ کر گلا کھنگار کر پہلے مہر کی طرف دیکھا، پھر مصطفیٰ کی طرف۔ مصطفیٰ نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بہروز خان دادا نے مسکرا کر سر جھٹکا اور خود بھی اٹھ گیا۔ بابا
आप हारिब से कहें ना मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दे। अरूब ने नाश्ता खत्म करते बलाज खानजादा से कहा, लेकिन बेटा वो इनकार कर चुका है। बलाज खानजादा ने नरमी से अरूब से कहा, जब तक किसी नए ड्राइवर का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक तो वो ये जिम्मेदारी निभा ले। अरूब को बिला वजह हारिब के इनकार पर गुस्सा चढ़ रहा था। तुम एक काम करो, अपने लाला के साथ चली जाओ। बलाज खानजादा ने बहरोज खानजादा का हवाला देते कहा, लाला रोज रोज मेरी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। अरूब को बस हारिब के साथ जाने की पड़ी थी। कितने दिन हो गए थे उसने हारिब को देखा भी नहीं था। लेकिन अरूब, हारिब नहीं मानेगा। वैसे भी कल उसका निकाह है, वो मसरूफ होगा। बलाज खानजादा ने नैपकिन से हाथ साफ करते कहा तो अरूब को लगा उसके सर पर सातों आसमान गिर गए हों। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, रूप ने मुस्कुरा कर कहा। हारिब बहुत अच्छा लड़का है। बहुत खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो हारिब के साथ जिंदगी गुजारेगी। बलाज खानजादा अरूब अपनी बातें कर रहे थे और अरूब को लग रहा था उसके जिस्म से कतरा कतरा कोई सांस खींच रहा हो। उसका जिस्म लरजने लगा, आंखों में नन्हे जुगनू चमकने लगे। कोई क्या बोल रहा है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो आहिस्ता से उठी और भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। ये तो है, एक दो बार देखा है उसे, वो दिखने में ही बहुत सुलझा हुआ लगता है। बलाज खानजादा की बात पर रूप ने भी अपनी राय पेश की। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बलाज खानजादा डेरे पर चला गया। बाकी सब अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। अरूप कमरे में पागलों की तरह चक्कर काट रही थी। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मसल रही थी। दिल हारिब को खोने के डर से पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। उसने अपना मोबाइल पकड़ा और हारिब को फोन करने लगी। हारिब नाश्ता करके अपने कमरे में चाय पी रहा था, साथ साथ हाथ में पकड़ी लिस्ट देख रहा था जो जरीना ने उसे निकाह के लिए कुछ जरूरी सामान और किरण से लिखवा कर दी थी। मोबाइल की बजती बेल ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। हारिब ने स्टडी टेबल पर रखा मोबाइल पकड़ा जिस पर अरूब का नंबर जगमगा रहा था। उसने गहरा सांस लेते फोन पिक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हारिब ने फोन उठाकर संजीदगी से कहा, तो तुम कल निकाह कर रहे हो? अरूब की आंसुओं में डूबी आवाज माउथ स्पीकर से उभरी तो हारिब ने आंखें बंद करके खुद को मलामत की कि वो कैसे अपने दादा साईं से कहना भूल गया कि ये बात अभी खान हवेली किसी को ना पता चले। अब चुप क्यों हो, बोलो, अरूब ने गुस्से से कहा। अरूब, तुम समझने की कोशिश करो, हारिब ने थके हुए अंदाज में कहा। क्या समझूं मैं हारिब? मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत नहीं की। तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिखती? किरण मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। बोलो। अरब अरूब ने ज़ारो-कतार रोते कहा, देखें अरूब बीबी, आपने एक बार कहा था मैं आपका मुलाजिम हूँ, तो मुलाजिम से मोहब्बत नहीं की जाती। बेहतर होगा आप खुद को समझाएं। हारिब ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, ठीक है, समझा देती हूँ मैं खुद को। पहले ये बताओ तुम किरण से मोहब्बत करते हो? अरूब ने आंसू पोंछते पूछा। तो उसके सवाल पर हारिब एकदम खामोश हो गया और सोच में पड़ गया। उसके दिल ने कभी भी गवाही नहीं दी थी कि इसे किरण से मोहब्बत है। बस उसके दादा साईं ने इसका रिश्ता पक्का किया तो हारिब ने सर झुकाकर हाँ कर दी। ना करने की इस वक्त कोई वजह ही नहीं थी। फिर वो दोनों एक दूसरे से मंसूब कर दिए गए। पर मोहब्बत क्या हुआ? जवाब नहीं मिला। हारिब की सोचों पर तसलसल अरूब की आवाज से टूटा। मैं बता देती हूँ, तुम किरण से मोहब्बत नहीं करते। तुम बस अपने दादा साईं की दी हुई ज़बान का पास रख रहे हो। वो 2 सालों से तुम्हारे नाम से मंसूब है। तुम बस इसलिए अब पीछे नहीं हटना चाहते। उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो तुम उस पर तरस खाकर उससे निकाह कर रहे हो। लेकिन तुम किरण से मोहब्बत नहीं करते। समझे? अरूब ने एक-एक लफ्ज़ चबा कर कहा तो हारिब को जैसे साँप सूंघ गया। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत होती तो मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आती। इसलिए बेहतर होगा हारिब तुम इस निकाह से मना कर दो। तुम मुझे जिस हाल में भी तुम मुझे जिस हाल में भी रखोगे मैं रह लूँगी, कभी तुमसे शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती हारिब, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं सकती। अरूब की सिसकियाँ बढ़ रही थीं। अरूब, अब आप हद से बढ़ रही हैं। मैं अगर चुपचाप सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनाई जाएँ। अरूब ने सर्द लहजे में कहा। उसे अरूब की हारिब ने सर्द लहजे में कहा। उसे अरूब की बातें कड़वी लग रही थीं, जैसे सच कड़वा लगता है। ठीक है, रात तक का वक्त दे रही हूँ। अगर तुमने मुझे खुद फ़ोन करके नहीं बताया कि तुम निकाह से इनकार कर चुके हो, तो फिर जो मैं करूँगी उसके ज़िम्मेदार तुम अकेले होगे। रात 10 बजे तक का वक्त दे रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अरूब ने कहते ही खटाक से फ़ोन बंद कर दिया और हारिब बेबसी से मोबाइल को घूरने लगा। ये लड़की बिल्कुल अपने बाप पर गई है, निडर और बेखौफ। हारिब ने मोबाइल अपने पॉकेट में रखा और सर झटक कर लिस्ट में लिखा सामान लेने चला गया। वो अरूब को हल्का ले रहा था। ये सोचे बगैर वो आज रात उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाली है। बहरोज़ खानज़ादा अपने मामूल के कामों से फ़ारिग हो गया था, पर सारा दिन उसे
इबादत की शिकवा करती आंखों ने सुकून नहीं लेने दिया था। उसका दिल चाह रहा था वो पिछला वक्त वापस ले आए और सब ठीक कर दे, या फिर वो पल जल्दी से आ जाए जब इबादत उसे माफ करेगी। पर ना तो गुजरा वक्त वापस आता है और ना ही आने वाला वक्त अपने वक्त से पहले आता है। बहरोज खानजादा हवेली पहुंचकर सीधा इबादत के कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो इबादत कहीं नहीं थी। बहरोज खानजादा उसे ढूंढते हुए किचन की तरफ आया तो मोहतरमा किचन में खड़ी कुछ बनाने में मसरूफ थी। बहरोज खानजादा ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। वो दबे पांव किचन में गया और इबादत के पीछे खड़ा हो गया। एक कप चाय मिलेगी? बहरोज खानजादा ने इबादत के कान में सरगोशी की तो इबादत जो अपने ध्यान में लगी थी बहरोज खानजादा की आवाज पर एकदम डर गई। उसने मुड़कर बहरोज खानजादा की तरफ देखा। डरो मत, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, बहरोज खानजादा ने बगौर उसका चेहरा देखते कहा। इबादत इसे पहले से काफी बेहतर लगी थी। खुद के मुहाफिज भी एतबार तोड़ने में वक्त नहीं लगाते। असल में मुझे डर खुद के मुहाफिज से ही लगता है, इबादत ने जताने वाले अंदाज में कहा और मुड़कर अपने काम में मगन हो गई। बहरोज खानदादा उसकी बात पर शर्मिंदा सा हुआ। चाय बना दोगी? बहरोज खानदादा ने कुछ पल खामोशी के बाद नरम लहजे में कहा। ना तो मैं इस हवेली की मुलाजमा हूँ ना आपकी, इबादत ने बिना मुड़े तीखे लहजे में कहा। बीवी तो हो? बहरोज खानदादा ने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ कुछ दिनों की। इबादत ने मुड़कर संजीदगी से कहा तो बहरोज खानदादा ने भवें सुकेड़ कर उसे नासमझी से देखा। बहुत जल्द मैं आपसे खुला। इबादत, बहरोज खानदादा का हाथ उठा पर हवा में ही रह गया क्योंकि उसका हाथ बलाज खानदादा ने रास्ते में ही रोककर पकड़ लिया था। इबादत ने खौफजदा आंखों से बहरोज खानदादा के पीछे खड़े बलाज खानदादा की तरफ देखा, जो आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए बहरोज खानदादा को घूर रहा था। बहरोज खानदादा ने मुड़कर देखना चाहा कि उसका हाथ किसने रोका है, पर जैसे वो मुड़ा अपनी जगह सुन खड़ा रह गया। बलाज खानदादा अभी डेरे से वापस आया था। वो किचन की तरफ से गुजर रहा था जब बहरोज खानदादा और इबादत को देखकर इस तरफ चला आया। उसने सोचा आज फिर इन दोनों के साथ मस्ती हो जाए, पर जैसे ही वो किचन में गया उससे पहले बहरोज खानदादा इबादत पर हाथ उठाता बलाज खानदादा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी पर हाथ उठाने की? बलाज खानदादा ने झटके से उसका हाथ छोड़ते कहा। बाबा, इबादत बदतमीजी कर रही थी। बहरोज खानदादा को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। बहरोज खानदादा की बात पर बलाज खानदादा ने इबादत की तरफ देखा तो बलाज खानदादा को अपनी तरफ देखता पाकर इबादत ने सर झुका लिया। तुम जाओ यहाँ से, बलाज खानदादा ने बहरोज खानदादा से कहा तो वो खामोशी से जाने लगा, पर बलाज खानदादा की आवाज पर रुक गया। सुनो। बलाज खानदादा पीछे कमर पर हाथ बांधकर बहरोज खानदादा के रूबरू खड़ा हुआ। आइंदा अगर गुड़िया बदतमीजी करेगी तो तुम फिर भी इस पर हाथ नहीं उठाओगे, वरना याद रखना बहरोज खान, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा, बलाज खानजादा ने वार्निंग देते कहा। तो बहरोज खानजादा सर हिलाकर चला गया। उसके जाते ही बलाज खानजादा इबादत के पास आया, जो तब से सर झुकाए आंसू पीने में मसरूफ थी। वह तुमसे चाय मांग रहा था क्योंकि तुम उसकी बीवी हो, मुलाजमा नहीं। एक चाय मांगने पर बीवियां शोर से खुला नहीं मांगती। बलाज खानजादा ने इबादत के सर पर हाथ रखते नरमी से समझाया, जिसका मतलब था वो इनकी बातें सुन चुका था। बड़े पापा, आई एम सॉरी, मैं उनसे नाराज हूं ना, तो गुस्से में कह दिया। इबादत के आंसू गालों पर फिसले। बहरोज खानदादा ने चाहे उसके साथ गलत किया था, पर वो बहरोज खानदादा से खुला लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। पर आज गुस्से में उसकी जुबान से वो लफ्ज निकल गया जो खुद उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। इबादत के रोने पर बलाज खानदादा ने उसके आंसू साफ किए। अगर आइंदा बहरोज खान मेरी गुड़िया को नाराज करेगा तो मैं खुद उसका बाजा बजाऊंगा। बलाज खानजादा की बात पर इबादत की हंसी निकल गई। बलाज खानजादा ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। आइंदा गुस्सा भी हो तो तुम ऐसे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालोगे। कुछ दिनों में तुम दोनों की रुखसती है। अगर एक दूसरे को समझकर और प्यार से जिंदगी गुजारनी है, ना कि जरा जरा सी बात पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। बलाज खानजादा इबादत को धीरे धीरे समझा रहा था। आई एम सॉरी। इबादत ने सर उठाकर शर्मिंदगी से कहा, सॉरी मुझे नहीं, अपने शौहर को कहो और उसे चाय भी बना कर दो। बलाज खानदादा ने कहा तो इबादत ने सर हिला दिया। अरे वाह, ये सुसर साहब अपनी बहू को कितने प्यार से मशवरे दे रहे हैं, मेरे बेटे को नाराज करके। रूप ने कमर पर हाथ रखकर बलाज खानदादा और इबादत को घूरा। तो लगा दी तुम्हारे सपूत ने मेरी शिकायत, बलाज खानदादा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बहरोज खानदादा गुस्से से सीढ़ियां चढ़ रहा था जब रूप नीचे आ रही थी। उसे गुस्से में देख रूप ने इससे वजह पूछी तो बहरोज खानदादा ने कहा, आपके शौहर ने मेरी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट करके मुझे भगा दिया है।
सिर्फ एक चाय मांगने की गुस्ताखी की मैंने। बहरोज खानदादा गुस्से से कहकर सीढ़ियां फलांगता ऊपर चला गया। जी हाँ, और आपने मेरे बेटे को डांटा क्यों? रूप तो आज लड़का माँ बन गई थी क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को डांटा। बलाज खानदादा ने मुस्कुराकर इबादत की तरफ इशारा किया। तो आपकी बेटी कौन सी सीधी है? एक चाय ही तो मांगी थी मेरे मासूम ने। रूप के बहरोज खानदादा को मासूम कहने पर इबादत गश खाकर गिरने वाली हो गई। तो तुम्हारे मासूम को मेरी बेटी मुलाजमा दिखती है? बलाज खानदादा जो अभी इबादत को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा था, अब इबादत के लिए रूप से लड़ रहा था। इबादत को अपने बड़े पापा पर बेहद प्यार आया, जबकि मुस्तकबिल में रूप से खौफ महसूस हुआ। नहीं, बीवी दिखती है। रूप ने दो बदू जवाब दिया। और तुम माँ दिखती हो। बना दो चाहे अपने बेटे की भी और बेटे के बाप की भी। बलाज खानदादा से कभी कुछ जीत सकता था? मैं नहीं बना रही, अपनी बहू से कहे। रूप रुख मोड़कर खफा हो गई। मैं तो अपनी बेटी के हाथ की खीर खाऊंगा जो वो बना रही है। बलाज खानदादा ने चूल्हे पर बनती खीर की तरफ इशारा किया। है खीर? रूप ने चूल्हे की तरफ हैरत से झांका। ये किस खुशी में? रूप ने इबादत की तरफ देखते पूछा। मेरा दिल चाह रहा था डिनर में ठंडी ठंडी खीर खाऊं, इसलिए सोचा अभी बनाकर फ्रीज कर देती हूँ ताकि डिनर तक ठंडी हो जाए। रूप ने खीर में चमचा चलाते कहा तो रूप ने मुस्कुराकर बलाज खानदादा की तरफ देखा। ठीक है, फिर रात को हमारे कमरे में खीर पार्टी होगी। बलाज खानदादा ने ऐलान किया। खीर पार्टी? पहली दफा सुना है, पर कोई नहीं, हम राजी हैं। रूप ने कंधे उचकार कर कहा। गुड़िया चाय बनाकर बहरोज खान को भिजवा देना। रूप की रजामंदी पर बलाज खानदादा ने इबादत से कहा और किचन से चला गया। रूप भी एक नजर इबादत को मुस्कुरा कर देखते बलाज खानदादा के पीछे चली गई। इबादत ने गहरा सांस लेते दूसरे चूल्हे पर चाय बननी रख दी। खीर उसने बाउल में निकालकर फ्रीज होने के लिए रख दी और चाय कप में डालकर बहरोज खानदादा को देने चली आई। इबादत ने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से बहरोज खानदादा की झिनझिकाई आवाज सुनाई दी। कौन है? इबादत ने दरवाजा खोला तो बहरोज खानदादा सर सोफे की पुष्ट पर टिकाकर टांग पर टांग चढ़ाए आंखें मूंद कर बैठा था। इबादत ने टेबल पर चाय का कप रखा और मुड़कर जाने लगी। जब बहरोज खानदादा को अपने करीब इबादत का एहसास हुआ, उसने पट से आंखें खोल दी। इबादत, मेरी बात सुनो। बहरोज खानदादा झटके से उठा और इबादत का रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। तुमने गलत बात की तो बस गुस्से में हो गया। बहरोज खानदादा ने शर्मिंदगी से कहा। अच्छा, आपने भी तो गलत हरकत की। मेरा तो गुस्से से हाथ नहीं उठा। इबादत ने पेट पर दोनों हाथ बांधते जताने वाले अंदाज में कहा तो बहरोज खानदादा चुप सा हो गया। कब माफ करोगी मुझे? कुछ पल की खामोशी के बाद बहरोज खानदादा ने भराए हुए लहजे में कहा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इबादत ने गहरा सांस लेते कहा और बहरोज खानदादा की साइड से होकर उसके कमरे से निकल गई। बहरोज खानदादा ने मुड़कर बेबसी से इबादत की पुश्त को देखा और फिर सोफे पर इसी अंदाज में विराजमान हो गया। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मुलाजमाएं किचन में काम करने लगी। इबादत खीर का बाउल ट्रे में सजाकर बलाज खानदादा के कमरे में चली गई। बहरोज खानदादा भी वहीं मौजूद था। महर का इरादा आज फिर मुस्तफ़ा को मनाने का था, इसलिए वो मुस्तफ़ा के कमरे की तरफ जा रही थी। महर, कहाँ जा रही हो? पीछे से आती अलीना की आवाज पर महर ठठक कर रुक गई। तुम्हारा कमरा तो पीछे है, उधर किधर जा रही हो? अलीना ने महर के करीब आकर कहा। वो दादो साईं, मैं महर की समझ में नहीं आया वो क्या कहे। इसी पल मुस्तफ़ा अपने कमरे से निकलकर इसी तरफ आ रहा था। मैं जानती हूँ तो मुस्तफ़ा के कमरे में जा रही थी। अलीना की बात पर महर का सर झुक गया, जबकि मुस्तफ़ा के कदम वहीं रुक गए। वो पिलर की ओट में छुप गया। अलीना की मुस्तफ़ा की तरफ पुश्त थी। देखो महर, तुम्हारा निकाह तो मैं रोक नहीं सकी, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मुस्तफ़ा से जान छुड़वा सकती हो। वो लंदन जाता है तो उसे जाने दो। उसके बाद तुम मुझसे अपना पीछा छुड़वा लेना, क्योंकि उसकी रगों में उसके बाप का खून है और एक दिन ये खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। अलीना की बात पर मुस्तफ़ा ने अपना गुस्सा कैसे जब्त किया, ये वही जानता था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। महर उस दिन की तरह आज भी चुपचाप सर झुकाए अलीना की बातें सुन रही थी। तुम समझ रही हो ना मैं जो कह रही हूँ? अलीना के पूछने पर मुस्तफ़ा का दिल चाहा महर अलीना को साफ कह दे कि उसे मुस्तफ़ा पर भरोसा है और वो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती है। पर महर आज भी चुप रही। मुस्तफ़ा ने शिद्दत से इसके बोलने का इंतजार किया। महर ने महज जी कहा तो मुस्तफ़ा, जो कल से महर और खुद के रिश्ते को मौका देने का सोच रहा था, मुस्तफ़ा के अंदर क्षण से कुछ टूटा। अलीना वहां से जा चुकी थी। महर ने गहरा सांस लिया और मुस्तफ़ा के कमरे की तरफ जाने लगी, पर इसी पल मुस्तफ़ा पिलर की ओर से निकल आया। महर के कदम ठटक गए। इसने चौंक कर मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो आंखों में इश्तिहार लिए उसे ही घूर रहा था। महर को इससे खौफ महसूस हुआ। मुस्तफ़ा ने महर का हाथ पकड़ा और उसे खींचता अपने कमरे में ले गया।
इबादत खीर की ट्रे लिए बलाच खानज़ादा और रूप के कमरे में गई तो बहरोज़ खानज़ादा बेड पर रूप की गोद में सर रखे लेटा था। बलाच खानज़ादा सोफे पर बैठा इन माँ बेटा को घूर रहा था, जो दोपहर से उसे नखरे दिखा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। इबादत ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया तो बहरोज़ खानज़ादा ने मोहब्बत भरी नज़रों से इबादत की तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम, आओ गुड़िया। बलाच खानज़ादा ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से इबादत को अपने पास बुलाया तो वो मेज़ पर ट्रे रखकर खुद बलाच खानज़ादा के साथ बैठ गई। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये माँ बेटा तो कब से घूर ही जा रहे हैं। बलाच खानज़ादा ने बहरोज़ खानज़ादा और रूप की तरफ इशारा करते कहा तो इबादत ने सामने बेड की तरफ देखा। इबादत के देखते ही बहरोज़ खानज़ादा ने उसे आंख मार दी। बड़े पापा खीर खाएंगे? इबादत हड़बड़ाकर बलाच खानज़ादा से पूछने लगी। हाँ, क्यों नहीं? बलाच खानज़ादा ने खुशदिली से कहा तो इबादत ने खीर डालकर पहले बलाच को दी, फिर उठकर रूप और बहरोज़ खानज़ादा को दी। मैं एक शर्त पर खीर खाऊंगा। बहरोज़ खानज़ादा ने उठकर बैठते खीर की कटोरी पकड़कर कहा तो इन तीनों ने सवालिया नज़रों से बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा। इससे कहें मुझे अपने हाथों से खिलाए। बहरोज़ खानज़ादा की बात पर इबादत का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। बेशर्म, रूप ने बहरोज़ खानज़ादा की कमर पर एक हल्का सा मुक्का मारते कहा, बेटा जी ये काम अपने कमरे में करना, वरना तुम्हें देखकर मैं भी अपनी बीवी से फरमाइश कर बैठूंगा। बलाच खानज़ादा ने शरारत से कहा तो रूप ने उसे घूर कर देखा, जबकि इबादत शर्म से सर झुकाकर खीर खाने में मसरूफ हो गई। ठीक है, आप अपनी बीवी से फरमाइश करें, मैं अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में जाता हूँ। बहरोज़ खानज़ादा बेड से उठने लगा तो इबादत ने बौखलाकर पहले रूप और फिर बलाच खानज़ादा की तरफ देखा। बहरोज़ बैठो पागल। रूप ने उसे शर्ट से खींचकर बैठाया तो वो बुरा सा मुंह बनाकर खीर खाने लगा। ये रूप कहाँ रह गई? मैंने इसे टेक्स्ट किया था कि मेरी बीवी के हाथ की बनी मीठी मीठी खीर आकर खा खा ले। अभी बहरोज़ खानज़ादा बात पूरी करता जब अरूप धड़म से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। इन चारों ने एक साथ अरूप की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। अरूप ने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े थे। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अरूप ने रोते हुए कहा तो वो सब उसके रोने पर परेशानी से अरूप की तरफ बढ़े। क्या बात है अरूप, तुम रो क्यों रही हो? बहरोज़ खानज़ादा ने परेशानी से पूछा। लाला वो हारिब, अरूप कहते ही बहरोज़ खानज़ादा के सीने से लगकर फुट-फुट कर रोने लगी। वो सब उसके रोने पर मज़ीद परेशान हो रहे थे। बलाच खानज़ादा ने फ़िक्रमंदी से रूप की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, शायद उसे कुछ पता हो। रूप ने बलाच खानज़ादा की नज़रों का मतलब समझकर सर नफ़ी में हिला दिया। अरूप बहरोज़ खानज़ादा के सीने से लगी फूट-फूट कर रो रही थी। रात के 10:15 बज रहे थे। अरूप ने हारिब को 10 बजे तक का टाइम दिया था। हारिब डिनर वगैरह करके निकाह की तैयारियां मुकम्मल करके सोने की तैयारी कर रहा था जब उसके नंबर पर बलाच खानज़ादा का फ़ोन आया। मुस्तफ़ा महर का हाथ खींचकर उसे अपने कमरे में ले जा रहा था। महर ट्रांस की तरह उसके साथ खींचती चली जा रही थी। दिल उसका खौफ से धड़क रहा था, क्योंकि इस बात का उसे यकीन हो गया था कि मुस्तफ़ा लीना की बातें सुन चुका है। मुस्तफ़ा ने उसे कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद करते उसे दरवाजे के साथ पिन किया। मुस्तफ़ा मेरी बात, शट अप, जस्ट शट अप। महर की बात काटते मुस्तफ़ा दबी आवाज़ में इतने गुस्से से घुराया कि महर की ज़बान तालू से चिपक गई। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी दादो साईं को मैं गिरा पड़ा इंसान हूँ, या मेरे मुंह में ज़बान नहीं है? बोलो। मुस्तफ़ा ने महर की दाईं सर पर दरवाजे पर जोर से मुक्का मारते कहा तो महर ने डर कर आंखें जोर से मीच ली। मैंने कुछ नहीं कहा आपको। महर ने आंखें खोलकर मासूमियत से कहा तो मुस्तफ़ा को इस पर मजीद तैश आया। इस बात का तो मुझे अफ़सोस है कि तुम तब भी मेरे लिए नहीं बोलती थी, और आज भी मैं और आज जब मैं तुम्हारा महरम हूँ तब भी तुम दूसरों के मुँह से मेरे लिए बातें चुपचाप सुन लेती हो। मुस्तफ़ा का दिल कर रहा था आज महर का दिमाग दुरुस्त कर दे। मैं क्या बोलूं? महर का ध्यान मुस्तफ़ा के निचले होंठ पर गया तो इसे अपनी कल रात की हरकत याद आ गई। शर्म से उसने नजरें झुका ली। ठीक है, तुम चुप रहो, कुछ ना बोलो। मैं जब लंदन चला जाऊंगा तब भी जबान मुंह में रखना, और ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी मत करना, मुस्तफ़ा ने जल कर कहा। और बस मुस्तफ़ा का इतना ही कहना था, महर की आंखों से आबशार बह निकला। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मुस्तफ़ा ने अपने सामने खड़ी नौटंकी को देखा जो सूं सूं करते गालों से आंसू साफ कर रही थी। मुस्तफ़ा ने उसे रोने से नहीं रोका, ना ही उसके आंसू साफ किए। महर पूरी दिल जमई से रोती रही और मुस्तफ़ा उसे संजीदगी से देखता रहा। जब मुस्तफ़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने गहरा सांस लिया और महर को उसकी गर्दन से पकड़कर उसके होठों पर झुक गया।
महर ने आंखें बड़ी करके हैरत से मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो बड़े मज़े से उसके होठों पर झुका अपनी तशनगी मिटा रहा था। महर का दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा। मुस्तफ़ा के लम्स में नरमी थी। महर को इसके लम्स से सुकून सा महसूस हुआ। मुस्तफ़ा इतनी मोहब्बत और नरमी से महर के होठों को अपनी दस्तरस में लिए खड़ा था कि महर उसके लम्स से मदहोश होने लगी। महर ने आंखें बंद की और मुस्तफ़ा की शर्ट कंधों से मुट्ठियों में भींचकर इसका साथ देने लगी। मुस्तफ़ा महर की हरकत पर अंदर तक सरशार हुआ। वो कल से इस पल के लिए तरस रहा था। महर कल उसके जज्बात जगाकर खुद सो गई थी और मुस्तफ़ा की सारी रात आंखों में कटी। थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा ने महर के होठों से अपने होंठ हटाए तो महर का चेहरा मुस्तफ़ा की इतनी सी कुर्बत से शर्म से लाल अनारी हो गया था। इसकी पलकें लरज रही थी। मुस्तफ़ा ने गौर से अपनी चाहत के रंग महर के चेहरे पर देखे। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि दोनों की चलती सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। जब कोई मेरा मुतालिक बात करता है तो सामने वाले को जवाब क्यों नहीं देती? मुस्तफ़ा की ज़ुबान से शिकवा फिसला। दादो साईं मुझसे बड़ी हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? जब हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे तो सबकी ज़बानें खुद ही बंद हो जाएंगी। खासकर दादो साईं को खुद ही जवाब मिल जाएगा। महर ने मुस्तफ़ा के सीने पर सर रखते कहा, तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें खुश रखूंगा? मुस्तफ़ा ने महर की कमर पर हाथ डालते पूछा तो मुस्तफ़ा के लम्स से महर के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुईं। जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। महर ने बिना हिचकिचाहट के कहा तो मुस्तफ़ा हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम करती हो मुझसे मोहब्बत? मुस्तफ़ा के अगले सवाल पर महर ने अपना चेहरा उठाकर मुस्तफ़ा की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे इस बात का देर से एहसास हुआ, पर सच यही है मुस्तफ़ा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे आप पर यकीन है आप मुझे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करेंगे और मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। महर के इकरार पर मुस्तफ़ा अंदर तक सरशार होता, उसे मज़ीद खुद में भींच गया। मुस्तफ़ा सारी ज़िंदगी तुम्हारा ही रहेगा। मैं कभी भी तुम्हारा हक किसी और का साथ नहीं बाँटूँगा। मेरी मोहब्बतें और मेरी कुर्बतें सिर्फ़ तुम्हें मुयस्सर होंगी। ये मुस्तफ़ा खानज़ादा का अपनी मनकूहा महर माँ से वादा है। मुस्तफ़ा के इतने खूबसूरत इकरार पर महर को अपना आप मोतबर लगा। एक पल के लिए उसे मुस्तफ़ा से शर्मिंदगी महसूस हुई कि कैसे उसने निकाह से पहले मुस्तफ़ा के मुतालिक गलत बात की थी। ये तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत थी जो उसने महर को माफ़ कर दिया था, वरना महर के अल्फाज़ों से वो कितने कर्ब से गुज़रा ये मुस्तफ़ा ही जानता था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेके कल फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।